गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन निम्न दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, पदार्थों के बीच होने वाली अभिक्रिया की सुगमता, अर्थात अभिक्रिया का होना संभव है या नहीं। दूसरा, यदि अभिक्रिया होती है तो कितनी होगी और किस सीमा तक होगी। तीसरा, यदि अभिक्रिया होती है तो किस गति से होगी और उसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो किसी अभिक्रिया के संबंध में होती है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। दूसरा, अगर होती है तो कितनी होगी, किस सीमा तक होगी। और तीसरा, अगर अभिक्रिया होती है तो किस गति से होगी और उससे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अभिक्रिया की सुगमता का अध्ययन ऊष्मागतिकी द्वारा किया जाता है। अभिक्रिया की सीमा, जहाँ केवल रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक साम्य अर्थात द्रव्यानुपाती नियम द्वारा कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है, कि अभिक्रिया होती है तो किस गति से होगी और उससे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स से ही प्राप्त होता है। अतः रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रियाओं के वेग, क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अतः रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग, के अभिक्रिया किस वेग से हो रही है और उसकी क्रियाविधि क्या है और उसके वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है विभिन्न वेगों से होती है। कुछ अभिक्रियाएं तो तात्क्षणिक होती है, अर्थात बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, जैसे जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं और उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, ये तात्क्षणिक अभिक्रियाएं होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत ही मंद गति से होती है और उनके होने में कई महीने या वर्ष लग जाते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। तीसरी वे अभिक्रियाएं होती हैं जो इन दोनों प्रकाष्ठाओं के मध्य होती है, अर्थात जिनका वेग साधारण कमरे के ताप पर ज्ञात किया जा सकता है, जैसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, आदि। अब बात करते हैं अभिक्रिया का वेग, रेट, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन। किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में गति या वेग का अर्थ इकाई समय में हुए परिवर्तन से लिया जाता है, अर्थात इकाई समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारकों अथवा
उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की गति अथवा अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अर्थात इकाई समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो जो आगे बढ़ती है अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है, जैसे आपको इस चित्र से दिखाया गया है। सामने एक चित्र बनाया गया है। ये चित्र अभिकारकों और उत्पादों की समय पर निर्भरता दिखाता है। इसमें एक ग्राफ है जो अभिकारक सांद्रता और समय के मध्य खींचा गया है। समय के साथ जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उनकी सांद्रता लगातार कम होती जाती है और जो उत्पाद होते हैं उनकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। तो एक जो ग्राफ है सांद्रता और समय के मध्य अभिकारक और उत्पादों में किस प्रकार परिवर्तन होता है इसको दिखा रहा है। इससे स्पष्ट है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता लगातार घटती जाती है और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्रिया के जारी रहने के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग समय के साथ घटता जाता है। द्रव्यानुपाती क्रिया का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है और अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है, अतः अभिक्रिया समय का वेग समय के साथ घटता जाता है। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपको अभिक्रिया के वेग का समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ अपन ये अभिक्रिया का वेग लेते हैं इधर और इधर समय लेते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग घटता जाता है और अभिक्रिया का वेग घटता जाता है। स्टार्ट में जब प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग तीव्रता के साथ घटता है और फिर धीरे धीरे घटता है और अंत में उपेक्षणीय हो जाता है, लेकिन शून्य कभी नहीं होता। अर्थात अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगेगा, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। कुछ समय बाद वेग उपेक्षणीय हो जाता है और अभिक्रिया को पूर्ण हुआ मान लिया जाता है। तो ये चित्र अभिक्रिया के वेग को समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। यदि किसी अभिक्रिया में अल्प समय डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन डेल्टा सी हो तो अभिक्रिया का औसत वेग होगा इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा सी सांद्रता में परिवर्तन है और डेल्टा टी समय में परिवर्तन है। यहाँ जो प्लस का चिन्ह ये दर्शाता है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है। तो अभिक्रिया का जो औसत वेग होगा उसमें प्लस का निशान उत्पाद की सांद्रता को समय के साथ बढ़ती है यह दर्शाता है और माइनस जो है वो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है यह दर्शाता है। तो ये अभिक्रिया का औसत वेग का
फॉर्मूला है समीकरण नंबर 1। एक होता है तात्क्षणिक वेग। यदि समय परिवर्तन डेल्टा टी को 0 मान ले तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो होगा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डी टी, डी सी अपॉन डी टी। यहाँ डी टी समय में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन है तथा डी सी उसके संगत सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है। अतः किसी अभिक्रिया के लिए किसी क्षण अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो समीकरण 2 है किसी अभिक्रिया के वेग के तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करती है। अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को अभिकारकों अथवा उत्पादों के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। इसमें संबंध अभिक्रिया की रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्री द्वारा लिखा जाता है। जैसे एक अभिक्रिया है, ए अभिकारक है जो बी उत्पाद में परिवर्तन होता है। इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग होगा वो होगा अभिक्रिया वेग इक्वल टू माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी बी की सांद्रता अपॉन डी टी, अथवा अभिक्रिया का वेग इक्वल टू माइनस सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बी डी टी। यहाँ इस अभिक्रिया में अभिकारक ए है और उत्पाद बी है तथा सी ए की सांद्रता है और सी बी की सांद्रता है। इसी प्रकार एक सामान्य अभिक्रिया के लिए माना कि एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें ए और बी अभिकारक है जो सी और डी उत्पाद में परिवर्तन होते हैं। यहाँ ए और बी के क्रमशः N1 और N2 मोल क्रिया करके उत्पाद सी और डी के क्रमशः M1 और M2 मोल बनाते हैं। अतः अभिक्रिया N1 A प्लस N2 B इक्वल टू M1 C प्लस M2 D, ये एक सामान्य अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग बराबर 1/N1 माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1/N2 डी बी की सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस 1/M1 डी सी की सांद्रता अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस 1/M2 डी की सांद्रता डी टी। यहाँ इस अभिक्रिया के वेग में माइनस जो निशान है वो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ कम होती है, इसको दर्शा रहा है, और प्लस जो निशान है उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, इसको दर्शा रहा है। इस अभिक्रिया वेग के समीकरण को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, अथवा बराबर माइनस 1/N1 डी सी ए डी टी इक्वल टू माइनस 1/N2 डी सी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस 1/M1 डी सी सी डी टी इक्वल टू M प्लस 1/M2 डी सी डी डी टी। इसमें सी ए
CB, CC और CD क्रमशः A, B, C और D की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके लिए एक उदाहरण के द्वारा अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक सामान्य अभिक्रिया है N2 + 3H2 = 2NH3। इस अभिक्रिया में N2 और H2 अभिकारक है और NH3 उत्पाद है। इस अभिक्रिया के लिए अगर अपने को अभिक्रिया वेग लिखना है तो N2 की सांद्रता में समय के साथ कमी आएगी, इसलिए -d N2 की सांद्रता अपॉन dt इक्वल टू -1/3 d H2 की सांद्रता अपॉन dt इक्वल टू +1/2 d NH3 की सांद्रता अपॉन d2। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी को दर्शा रहा है और प्लस जो साइन है वो उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, इसको दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ जो इस अभिक्रिया की स्टोइकोमेट्री है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ जो 1/3 है वो ये 3 है और ये जो 2 है वो 1/2 है। इस प्रकार किसी भी अभिक्रिया को या किसी भी अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए उस अभिक्रिया की स्टोइकोमेट्री का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार किसी भी अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का वेग समीकरण लिख सकते हैं। धन्यवाद।